देखो अगला जो टॉपिक है वो है लेंसेस। अगले टॉपिक का नाम क्या है? लेंसेस। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस। फिर उसके भी कई टाइप होते हैं। जैसे पहला लेंस कौन सा बताया? कॉन्वेक्स। दूसरा लेंस कौन सा होता है? कॉन्केव। ठीक है। अच्छा, ये जो लेंस है ये होता क्या है वैसे? तो लेंस दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम कंबाइन कर दें तो उससे जो शेप बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। अगर लेंस बीच में से मोटा है, किनारों पे से पतला है, तो उसको कॉन्वेक्स बोला जाएगा। और अगर लेंस बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव लेंस बोलेंगे। फिर इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके तीन टाइप होते हैं। एक तो होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, जो दोनों साइड में कॉन्वेक्स टाइप का होगा, इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है उसकी एक साइड क्या होगी? प्लेन, और एक साइड क्या होनी चाहिए? कॉन्वेक्स। तीसरा जो टाइप है वो है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप का लेंस होगा। अब बीच में से मोटा है लेकिन एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है। क्योंकि ये बीच में से मोटा है इसलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये लाइट रेज को कन्वर्ट करने का काम करेगा। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या होता है? ये होता है डाइवर्जिंग। ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है जो लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, उस लेंस को हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से तीन कैटेगरी इसकी होती है कॉनकेव लेंस की। अगर दोनों साइड कॉनकेव टाइप की हैं तब इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव लेंस, है ना। अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉनकेव है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक साइड प्लेन हो गया ना इसकी, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। और अगर मान लो कि ये जो लेंस है ये बीच में से पतला है, किनारों पे से मोटा है, लेकिन साथ में क्या है? एक साइड इसकी थोड़ी उभरी हुई दिखाई दे रही है अपन को और एक साइड थोड़ी धसी हुई है। अब ये देखो, अब ये क्या है? बीच में से पतला और किनारों पे से कंपेरेटिवली मोटा है। एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें किनारे पतले हैं, बीच में से मोटा है। ये क्या है? ये किनारे मोटे हैं, बीच में से पतला है। तो बीच में से पतला है इसलिए इसको क्या बोला कि ये कॉनकेव टाइप का लेंस है। और कौन सा कॉनकेव टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स टाइप का कॉनकेव लेंस है। ये क्या था? ये कॉनकेव टाइप का कॉन्वेक्स लेंस था। है तो कॉन्वेक्स लेंस लेकिन कॉनकेव टाइप का है, तो कॉनकेव आगे लगा दिया, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को हमेशा कन्वर्ट करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने का काम करेगा। जबकि जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करता है, मतलब डाइवर्ज करने का काम करेगा। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों टाइप की इमेज बनती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस जानते हो ना? रियल इमेज वो होती है जिसको स्क्रीन पे फॉर्म किया जा सकता है और वो लाइट रेज के एक्चुअल में मिलने की वजह से बनती है। मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। और अगर उन लाइट रेज को रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में जो लाइट रेज है उनको अगर बैक ट्रेस करने पर वो किसी पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही है तो वहां पे बनने वाली इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। तो इससे दोनों टाइप की इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से। जबकि जो कॉनकेव लेंस है उससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर, वो हमको याद रखने हैं। अब जब आप लेंसेज को यूज करते हो तो इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन और कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। हम सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है ये अपने सिलेबस में नहीं है तो उसकी अपनी स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ पहले वाले जो दो टाइप बताए थे ना आपको अभी, कौन कौन से? एक तो बाई कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, और उसमें कॉनकेव में कौन से बताए थे? बाई कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव। इनकी स्टडी करेंगे हम। ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए जो साइन कन्वेंशन वगैरह है या जो बेसिक टर्म्स है वो बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस और ये जो दूसरा लेंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन सा है? बाई कॉनकेव लेंस। ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है आप क्या देख रहे हो कि ये दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है। तो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस। तो ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसको सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं कई बार। तो ये जो लेंस है
आप देख रहे हो कि ये दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो कि लाइट ऑब्जेक्ट इधर रखा है और लाइट रेज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है लेंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है लेंस के, तो जो लाइट रेज जा रही होंगी लेंस की तरफ वो किधर से किधर जा रही होंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होंगी। तो लाइट रेज को पहले कौन सी सरफेस मिलेगी, ये वाली सरफेस मिलेगी, यहां से पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वाली जो सरफेस है ना, ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगी उस स्फेयर का सेंटर तो बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, पोल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। R1 क्यों बोला, इसको मैं फर्स्ट सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो लाइट रेज पहले इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरी वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेंगी। तो ये पहली सरफेस है, पहली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन है, C1। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो दूसरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगी उसका सेंटर क्या होगा, C2, और ये जो इसका मिड पॉइंट है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है, इसको बोल देते हैं पोल P2। ये P1 है, ये P2 है। तो P2 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये टर्म समझ में आई क्या। तो यहाँ पे जब भी आप लेंस यूज करोगे, क्योंकि उसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, तो उसमें आपको R1 भी देखने को मिलेगा, R2 भी देखने को मिलेगा। अब ये जो R1 R2 है, ये क्या है, इन दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इनमें से कोई एक सरफेस प्लेन होती, मान लो कि इनमें से कोई एक सरफेस क्या प्लेन है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर क्या होती, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइटली लार्ज किसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। प्लेन सरफेस को क्या मान सकते हैं, किसी इनफाइनाइट रेडियस के, बहुत बड़े रेडियस के, बहुत बड़े स्फेयर के एक छोटे से पार्ट की फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी एक सरफेस प्लेन है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कंसिडर करना है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद में देखो, ये जो C1 और C2 यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वही प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने मिरर्स में पढ़ी थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन डिफाइन करेंगे। अच्छा, दोनों साइड में क्या होता है, लेंस के दोनों साइड में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट होता है, तो अगर लेंस के ऊपर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, अगर लेंस के ऊपर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद में आप क्या देखते हो कि एक पॉइंट से पास होती है और वो पॉइंट होता है फोकस। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो ये है फोकस, है ना। और अगर लाइट रेज इधर से आ रही होती तो ये इधर कन्वर्ज हो रही होती, तो जितना डिस्टेंस पे इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी क्या होता, एक फोकस मार्क करना है अपन को। दोनों साइड में फोकस होता है। अगर लाइट रेज इधर से जा रही है तो ये इधर कन्वर्ज हो जाएंगी, इधर से आ रही होती तो इधर कन्वर्ज हो जाती। तो फोकस दोनों साइड में होगा और बराबर डिस्टेंस पे होगा। एक चीज और, इस लेंस के अंदर, है ना, इस लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर। ये मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा हमेशा, ऑप्टिकल सेंटर हमेशा वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो गई तो वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पे अगर मैं कोई लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ इस तरीके से, तो ये मुड़ेगी नहीं, ये सीधी चली जाएगी लेंस से, है ना। इधर से आ रही होती तो भी सीधी चली जाती, इधर से आ रही होगी तो भी सीधी चली जाएगी। इसका मतलब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। तो जब भी हम लेंस से रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे तो ये रूल याद रखेंगे। इसमें दो रूल मेन काम आएंगे। एक तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस से पास होगी। और दूसरा रूल कौन सा काम आएगा कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। अब देखो ये जो लाइट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी इस लेंस के ऊपर, लेकिन इसने देखो इनको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ा है। देखो फोकस की तरफ मोड़ा है ना इसने, तो मतलब ये जो लेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, क्योंकि ये लाइट रेज को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ के एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने का काम करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी तरीके से दूसरा जो लेंस है ना, इसमें एक दो टर्म और हैं। जैसे अपर्चर क्या होता है, अपर्चर का मतलब क्या है, जो साइज ऑफ द लेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। तो बस ये आपको बेसिक टर्म याद रखनी है। लेंस के दोनों साइड में क्या होंगे, दोनों साइड में ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए दोनों साइड में फोकस होगा,
साथ ही P1 और P2 का यहाँ पे रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जाता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। P1 P2 को अपन कंसिडर नहीं करते। पोल P1 और P2 को सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बाकी इनका कोई रोल नहीं रहेगा। जब भी हम लेंस को स्टडी करेंगे तो आप क्या देखोगे कि हम ऑप्टिकल सेंटर से सारी की सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे, हमको P1 P2 से मतलब नहीं होता इसमें। इसलिए P1 P2 तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बाकी ऑप्टिकल सेंटर मेन पॉइंट रहेगा इसमें, जहाँ से डिस्टेंसेज वगैरह मेजर की जाएंगी। ये कौन सा वाला लेंस है? ये है बाई कॉन्केव लेंस। इसमें भी दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो लेफ्ट साइड में रखे हुए ऑब्जेक्ट को पहले कौन सी वाली सरफेस मिलेगी, मतलब इधर से जब लाइट रे जा रही होंगी तो पहले ये वाली सरफेस मिलेगी। तो ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जिस स्फेयर का एक पार्ट है उसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको P1 बोल देते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इसी तरीके से फिर लाइट रेज इस दूसरी सरफेस से पास होगी, तो ये जो दूसरी सरफेस है इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और ये हो गया पोल P2। P2 और C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। फिर C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलना है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फोकस वगैरह उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर कोई भी लाइट रे, अगर लाइट रेज कॉन्केव लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, तो क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्स करने का काम करता है, इसलिए लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा। ये इधर चली जाएगी और ये वाली लाइट रे इधर चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइट रेज को बैक ट्रेस करके देखता हूं तो ये दोनों लाइट रेज मुझे एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, और वो पॉइंट कौन होगा? फोकस होगा, ठीक है ना। और इतना ही डिस्टेंस पे इधर भी फोकस आपको मार्क करना है, तो दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे क्या होता है? फोकस होता है। अगर लाइट रेज इधर से जा रही होंगी तो ये इधर उनको डाइवर्स कर देगा, बैक ट्रेस करने पे यहाँ पे कन्वर्स होती हुई अपीयर होंगी। अगर लाइट रेज इधर से आती तो ये इधर डाइवर्स कर देता, और उनको बैक ट्रेस करने पे ये इस वाले फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है इसमें? तो जितनी भी डिस्टेंस है वो आपको कहाँ से मेजर करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। ऑप्टिकल सेंटर इसमें भी वही पॉइंट है, यहाँ बीच में एक पॉइंट होगा। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो गया तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, कहाँ से मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के कोई डिस्टेंस मेजर करोगे, उसको क्या लेना है? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है। तो देख के बताओ कि यहाँ पे अगर मैं फोकस की डिस्टेंस को मेजर करने जाऊंगा तो क्या मुझे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। साथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी आगे की तरफ ही चलना पड़ेगा, तो R1 भी क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। और R2 क्या होगा? R2 को मेजर करने के लिए उल्टा आना पड़ेगा इधर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगा नेगेटिव। ये तीनों बातें समझ में आई क्या? ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में सीधा यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कॉन्केव लेंस के लिए चीजें डिफाइन करूं तो मैं देख रहा हूं कि जो इसमें पीछे वाला फोकस ही ये काम आ रहा है। लाइट रेज बैक ट्रेस करने पे यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है ये, ठीक है ना, बैक ट्रेस करने पे इनको। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस है, और इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर हमें चलना पड़े तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा, इसलिए एफ की वैल्यू को क्या मानेंगे? नेगेटिव कंसिडर करना है। तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ मतलब फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, और इस वाली लेंथ को भी हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। दोनों साइड में ये फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस पे मिलेगी। ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस पे ये वाला फोकस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर वाला फोकस होगा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या रहेगी इसमें? नेगेटिव। अच्छा, R1 क्या रहेगा? तो R1 भी नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के R1 को मेजर करना पड़ेगा, तो R1 इज ऑल्सो नेगेटिव। तीसरी चीज R2 क्या रहेगा? ये फॉरवर्ड मेजर करना पड़ेगा, तो R2 क्या रहेगा? पॉजिटिव। तीनों बातें समझ में आई क्या? तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको सीधा वैल्यू सिंबल के साथ में पुट करनी होती है, तो ये याद ही कर लेना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में पुट करेंगे। जब भी पुट करेंगे ना वैल्यू, अगर आपको बोल दिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस पे रखा है, इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगी, तो आपको जब फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करनी हो तो आपको कौन सा सिंबल लगाना है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस की बात करें तो नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। अच्छा, R1 R2 का भी सिंबल है यहाँ पे,
R1 हमेशा उसी सिंबल के साथ में होगा जिस सिंबल के साथ में फोकल लेंथ होगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो R1 भी पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, R1 भी पॉजिटिव, R2 नेगेटिव होगा। इसके लिए क्या होगा, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, R1 भी नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, बिल्कुल आसान है एकदम, ठीक है। अगर कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के मेजर कर रहे हो तब तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है। अगर कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, जैसे कोई हाइट मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ चल के कोई भी आप हाइट या डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसको पॉजिटिव लेना है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ चल के कोई भी आप हाइट या डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको आपको नेगेटिव कंसिडर करना है। तो ये साइन कन्वेंशन हम याद रखेंगे। क्या याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से हम कैलकुलेशंस करेंगे, सिंबल्स वगैरह यूज करेंगे। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का मतलब है लेंस बनाने वाले जो लेंस मेकर्स हैं वो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो मान लो कि अपने पास कोई लेंस है, ये सपोज करो एक लेंस हो गया, और इसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, एक तो ये वाली सरफेस होगी, एक ये वाली सरफेस होगी, और बीच में कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। बाहर मान लो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज करो μ2, फिर वापस एयर आ जाएगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1। यहाँ पे दो सरफेस है, देखो पहली सरफेस ये है, इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लेते हैं R1। ये जो पहली सरफेस है ना, पहली सरफेस किसको बोलेंगे, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस साइड वाली जो सरफेस होगी उसको फर्स्ट सरफेस बोलेंगे। मान लो मैंने इधर ऑब्जेक्ट रखा, ये O पॉइंट है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो लाइट रे जब इंसिडेंट होंगी लेंस के ऊपर तो पहले इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो ये वाली जो सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। और दूसरी वाली जो सरफेस है वो ये होगी जहाँ से लाइट रेज फाइनली पास होंगी, तो ये सेकेंड सरफेस मानी जाएगी। आपको ये कैलकुलेट करना है कि दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उसी को अपन डिराइव करेंगे, उसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाय 1 दोनों सरफेस को कंसिडर करेंगे। अभी मैं सिर्फ इस पहली सरफेस को कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो कि दूसरी सरफेस नहीं है, और आगे पूरा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं अपन एक बार, ठीक है। ये कौन सी सरफेस हो गई, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, रेयर मीडियम में, ठीक है। और लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करने वाली है, तो एक लाइट रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट की पोल के ऊपर, मान लेते हैं कि ये लेंस का इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल P1 है, तो इसके ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। और हमको पता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती हुई मानी जाएगी, और ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये पॉइंट मान लो M, तो यहाँ पे दूसरी लाइट रे को इंसिडेंट किया। अब ये किधर बैंड होगी, तो देखो इसको किधर से किधर जाना है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाना है, तो ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करके देख लो, तो ये जो पहली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस होगी ये इस स्फेयर का एक पार्ट होगी, ये जो पहली सरफेस है ये इस स्फेयर का एक पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और C1 और P1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये वाली जो लाइन आएगी इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, याद है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा क्या होती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये रेडियस होती है, एक्चुअली रेडियस हमेशा स्फेयर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइट रे है ये सीधी जाने की बजाय, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी नीचे की तरफ बैंड होगी, तो नीचे की तरफ बैंड होगी तो ये पहले वाली जो लाइट रे है उसको आगे जाके किसी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे इमेज बनेगी I1। अब इसको मैंने I1 बोला, ये फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज तब बनेगी जब आप इस सेकंड सरफेस को भी कंसिडर करोगे कि इससे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी हमने क्या माना कि सिर्फ पहली सरफेस जो है ना, पहली सरफेस उससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उससे इमेज कहाँ पे बनी, I1 के ऊपर। ये जो इमेज की डिस्टेंस है पोल से, इसको यहाँ पे V1 लिखूंगा मैं, ठीक है, इसका नाम क्या रखा,
v1। फाइनल इमेज को अपन v से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके डिस्टेंस को। ये क्या है, इंटरमीडिएट इमेज है, बीच में बन रही है, फाइनल इमेज अभी बनेगी बाद में। तो ऑब्जेक्ट को हमने कितना डिस्टेंस पे रखा है पोल से, तो ये वाले डिस्टेंस u है, ये वाले डिस्टेंस कितनी है u, और ये जो p1 है इससे i1 की डिस्टेंस कितनी है v1। तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, इमेज की डिस्टेंस पता है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, और म्यू1 म्यू2 यानी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट को रेयर एंड मीडियम में रखा जाता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला होता है माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी किस जगह v1 आएगा क्योंकि डिस्टेंस v1 है, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर की जगह क्या लिखना है r1। ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास में, मतलब पहली सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसके लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर ये दोनों लाइट रे जब इस सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये क्या करेगा, इसका रिफ्लेक्शन करेगा, वापस से यहाँ पे लाइट रेज बैंड होगी। अब ये वाली जो लाइट रे है, ये जो सीधी जा रही है यहाँ पे, ये इस दूसरी सरफेस के पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये विदाउट डेविएशन क्या होगी, स्ट्रेट पास होगी। तो पहले वाली जो लाइट रे है वो तो सेकंड सरफेस से भी सीधी पास होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इस दूसरी लाइट रे को अपन देखें, ये वाली जो लाइट रे है जो यहाँ पे सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली जो लाइट रे है ये यहाँ पे बैंड होगी, और कौन सी डायरेक्शन में बैंड होगी, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे। सपोज करो ये जो सेकंड सरफेस है, ये जो सेकंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे होगा, ऐसा होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे होगा। तो मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 बोल देते हैं इसको, ये है पोल P2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से इस पॉइंट को मिलाओ तो ये क्या आएगा यहाँ पे नॉर्मल। अब ये जो लाइट रे देखो, ये वाली जो लाइट रे है इसको बैंड होना है क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, और ये जो लाइट रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इससे दूर हटेगी, मतलब नीचे की तरफ बैंड होगी। तो नीचे की तरफ बैंड होगी तो ये यहाँ पे जाने की बजाय, मतलब यहाँ पे नहीं जाएगी, अब ये कहाँ पे बैंड होके, मतलब नीचे बैंड होके यहाँ पे पहले वाली जो लाइट रे है उसको यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज। बात समझ में आई क्या? अगर सेकंड सरफेस नहीं होती तो इमेज कहाँ पे बनती, I1 पे। सेकंड सरफेस है इसलिए इमेज कहाँ पे बनेगी, I पे बनेगी। इसका मतलब सेकंड सरफेस ने I पे बनने वाली इमेज को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, I पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जिसकी वो इमेज बना रहा है। भाई सेकंड सरफेस ने किसकी इमेज बनाई, तो I1 पे बनने वाली जो इमेज थी उसको शिफ्ट कर दिया I पे। मतलब अब I1 पे आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, वो शिफ्ट हो चुकी है I के ऊपर। इसका मतलब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 ऑब्जेक्ट है एक तरह से। ठीक है, और ये इसकी इमेज है। जैसे पहली सरफेस के लिए क्या होगा, O इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा और इमेज कौन होगी, I1। ठीक है, लेकिन सेकंड सरफेस की बात करोगे तो सेकंड सरफेस की प्रेजेंस की वजह से, इसके होने की वजह से I1 पे बनने वाली इमेज I पे शिफ्ट हो गई। इसको O से कोई लेना देना नहीं है सेकंड सरफेस को। सेकंड सरफेस ने I1 पे बनने वाली इमेज को I पे शिफ्ट किया। इसका मतलब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, इमेज कौन है, I। ये बात समझ में आई क्या? किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, किसको इमेज मानेंगे? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट माना जाएगा I1, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काल्पनिक, रियल में नहीं है, इमेजिनरी एक ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मानेंगे I1 को, क्योंकि सेकंड सरफेस ने I1 पे बनने वाली इमेज को I पे शिफ्ट किया है। इसका मतलब सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ I1। I1 की डिस्टेंस कितनी है, तो पोल P2 से इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग V1 के बराबर होगी, क्योंकि लेंस को हम पतला ही मानते हैं और पतला मानेंगे तो P1 और P2 क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। तो उस कंडीशन में ये जो P1 से I1 की डिस्टेंस है, जो V1 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ये लगभग P2 I1 के बराबर ही होगी, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड सरफेस के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ है बताओ। जैसे पहली सरफेस के लिए तो लाइट रेज रेयर से आ रही थी और इंसिडेंट हो रही थी, लेकिन सेकंड सरफेस के ऊपर जो लाइट रेज है देखो ग्लास से आ रही है, ये दोनों, ये ग्लास का बना हुआ लेंस है तो ग्लास से आ रही है और फिर रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ऑब्जेक्ट को कौन से मीडियम में कंसिडर करोगे, डेंसर में, क्योंकि लाइट रेज डेंसर से आ रही है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, I1, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल में नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इमेज कौन है, I। इमेज की जो डिस्टेंस है पोल P2 से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे V।
तो v डिस्टेंस पे इमेज बनाई सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने, और उसके लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, v1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। तो जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं तो इस टाइप का एक और फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है वो, माइनस म्यू1 की जगह म्यू2 आता है, बस म्यू2 अपॉन यू कौन होगा यहाँ पे, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो होगा v1, क्योंकि i1 को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, v1। समझ में आई क्या ये बात। यहाँ पे u नहीं लिखना है, u की जगह क्या आएगा, v1, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो v1 है यहाँ पे, प्लस म्यू1 अपॉन v इक्वल टू, यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 आएगा और डिवाइडेड बाई r2। r2 क्या है, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस का जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनके बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। समझ में आई बात। ये दोनों इक्वेशन अपन को फाइंड करनी थी, तो दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। एग्जाम में आपको इतना टिपिकल डायग्राम नहीं बनाना है, नोट्स में जो डायग्राम है वो बना सकते हो। ये तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए पूरा एक एक चीज बताई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये होगा। आप सीधा याद रख सकते हो कि पहली सरफेस के ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो नीचे की तरफ बैंड होगी और कहीं i1 पे काटेगी, फिर जैसे ही सेकंड सरफेस को आप कंसिडर करोगे तो वो थोड़ा और बैंड होगी और i पे इंटरसेक्ट करेगी पहले वाले लाइट रे को, तो इमेज बनेगी i के ऊपर और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा i1। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज i1 बनी थी इसकी डिस्टेंस कितनी है लेंस से, v1। तो इस v1 वाली टर्म को हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से हटाएंगे, क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपन लेंस के सामने और कितना डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। बीच में कहाँ पे इमेज बन रही थी उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो v1 वाली टर्म है दोनों में, है ना, इसको हटाएंगे। कैसे हटा सकते हो, ये देखो प्लस म्यू2 अपॉन v1 है, ये है माइनस म्यू2 अपॉन v1। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ये दो इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों की ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो म्यू2 अपॉन v1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस म्यू1 अपॉन u, और ये आएगा प्लस म्यू1 अपॉन v इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1। ये देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ म्यू2 माइनस म्यू1, इसमें म्यू2 माइनस म्यू1 है तो कॉमन क्या आएगा, 1 अपॉन r1। लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे तो ये म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा है, तो इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, और फिर कॉमन लोगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन r2। समझ में आई। अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, इसको म्यू1 से डिवाइड कर देंगे ताकि थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1। म्यू1 से डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब एक चीज सोचो, अगर इस लेंस के सामने मैं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख देता, मतलब u कितना होता, इनफाइनाइट, u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती, v कितना होता, फिर इमेज कहाँ पे बनती, याद करो। अगर लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, क्योंकि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो, और वो कहाँ पे कन्वर्ज होती है, फोकस के ऊपर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। इसका मतलब ये है कि इमेज की डिस्टेंस v की वैल्यू होगी फोकल लेंथ के बराबर। अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगी लेंस से, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे, क्योंकि फोकस पे बन रही है ना, फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है लेंस से, फोकल लेंथ के बराबर होती है। तो यहाँ पे u को हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, f के टर्म्स में फॉर्मूला बना रहा हूँ, और v को क्या पुट करना है, v को f पुट करना है, क्योंकि v की वैल्यू f के बराबर है। ये आएगा म्यू2 अपॉन म्यू1 को अपन शॉर्ट में म्यू21 भी बोल सकते हैं, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो ये बनेगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू म्यू21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। समझ में आया ये फॉर्मूला। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाना है इसके ऊपर। इस फॉर्मूले के अंदर ये देखो यहाँ पे लिखा है हमने म्यू21। म्यू21 का मतलब है म्यू2 अपॉन म्यू1, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। आउटर मीडियम अगर एयर है तो ये होगा एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर आप लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दोगे तो म्यू2 अपॉन म्यू1 का मतलब होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। जो आपने आउटर मीडियम जो लिया है ना, किसी लिक्विड में डिप कर दिया तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे म्यू1। तो म्यू1 अगर चेंज होगा, आउटर मीडियम अगर चेंज होगा तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज होगी। मतलब लेंस के ऊपर, लेंस को अगर किसी मीडियम में डिप करोगे तो
उससे इसकी फोकल लेंथ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, काम की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर यही डेरिवेशन अपन कॉनकेव लेंस के लिए करते तो भी आंसर सेम आता। समझ में आया क्या? तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वो दोनों टाइप के मिरर के लिए सेम होता है, लेंस फॉर्मूला होता है वो दोनों टाइप के लेंस के लिए सेम होता है, उसी तरीके से लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी एक कॉमन फॉर्मूला है जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे और कॉनकेव लेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। दोनों के लिए ये अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। बस इतना फर्क होता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव पुट करनी है, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। साथ ही R1 R2 का क्या रिलेशन होगा? तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो याद है R1 पॉजिटिव होता है और R2 नेगेटिव, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस होगा तो R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। तो ये सिंबल अपन यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है फिर लेंस फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले से तो आपको ये पता चलेगा कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, इनमें रिलेशन क्या है। अब जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें एक सिंपल रिलेशन आएगा लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में। मतलब U, V और F के बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला। और ये क्या होता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला। अच्छा, लेंस फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे और ये क्या चीज है? तो लेंस फॉर्मूला का मतलब है किसी भी लेंस के सामने रखे गए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, इमेज की डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे मिरर फॉर्मूला होता है ना, उसी टाइप से क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस का केस लेके इसको डिराइव करके देखता हूँ कि जो लेंस फॉर्मूला है उससे U यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, V यानी इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ F, इनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है। मान लो कि ये कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है F फोकल लेंथ का कोई लेंस है, तो दोनों साइड में हम इक्वल डिस्टेंस पे फोकस मार्क कर देते हैं। ये लेंस के अंदर बीच में क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे आपको फोकस दिखाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस के इधर कहीं पे रखोगे तब तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा रियल होती है, और अगर आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो इससे ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। तो अभी हम रियल इमेज वाला केस ले रहे हैं। कौन सा केस लेंगे? रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए क्या जरूरी है? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए? फोकस किधर रखना चाहिए? मान लो आपने फोकस किधर ये ऑब्जेक्ट रख दिया AB, क्या नाम इसका? AB। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो ये जो A पॉइंट है इसे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर दो लेंस के ऊपर। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? ये फोकस से पास होगी। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उस लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट कर दो, ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी और आगे जाके पहले वाली लाइट रे को यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे A की इमेज बनेगी A डैश। ये जो A पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज A से आई थी इसलिए यहाँ पे किसकी इमेज मिलेगी? A की इमेज मिलेगी। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा B डैश। तो ये बन गई इमेज A डैश B डैश। अब ये जो डायग्राम बना है इसमें आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आप देखोगे कि जो ABO और A डैश B डैश O है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इनमें ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो इक्वल होंगे। ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है? सिमिलरिटी है, क्योंकि दो एंगल सेम है, और दो एंगल अगर किसी भी ट्राइंगल में सेम होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, और ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बताओ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? उनमें साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? AB अपॉन A डैश B डैश। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए? बताओ AB अपॉन A डैश B डैश बराबर होगा BO अपॉन B डैश हो। ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास। फिर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स और फाइंड करने हैं इसी डायग्राम में। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं कोई C पॉइंट है सपोज करो, तो C पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा O पॉइंट पे। अब देखो ध्यान से, COF और A डैश B डैश F, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिखा गया सबको? ये ट्राइंगल्स भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इनके लिए भी साइड्स का रेशियो बराबर लिख दो, यानी CO अपॉन A डैश B डैश बराबर होगा किसके? OF अपॉन क्या लिख दूं? FB
डैश। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये देखो सी ओ की जो वैल्यू है ना वो ए बी के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये। तो ये वाले डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो सी ओ है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इसको ए बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ए बी कंसिडर करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। मतलब क्या लिखोगे, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ एफ अपॉन क्या लिख दूं, एफ बी डैश लिख दूं। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब जितनी भी डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ओ से डिस्टेंस मेजर की हुई है वो तो ठीक है, और जो नहीं की हुई है जैसे एफ बी डैश कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख सकते हो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। देखो इस टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ना अपने पास, क्या लिख दो इसको, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन क्या लिख दो इसको, अरे बोलो ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख देंगे। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ विद सिंबल, है ना। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उसको यू बोलते हैं, और यू यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के इसको मेजर करना पड़ेगा। इमेज की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से उसको वी बोलते हैं। वी यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल के इसको मेजर करना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो। बी ओ की वैल्यू क्या होगी माइनस यू, बी डैश ओ क्या होगा प्लस वी, इक्वल टू ओ एफ क्या होगा प्लस एफ, ओ बी क्या होगा बताओ, ओ बी कौन सी डिस्टेंस है, ओ बी ये वाले डिस्टेंस है माइनस, नहीं ओ बी डैश है नहीं तो माइनस, नहीं सॉरी प्लस वी, ओ बी डैश क्या होगा प्लस वी होगा माइनस ओ एफ क्या होगा एफ के बराबर होगा। ये आ गया। और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको सॉल्व करने के लिए। इसको इधर कर लो तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, और लास्ट में याद करो क्या करना है, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, है ना। वी गेट माइनस वन अपॉन एफ, ये क्या आएगा वन अपॉन वी, ये क्या आएगा वन अपॉन यू। तो बताओ वन अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये उधर लेके जा रहा हूँ इसको इधर ला रहा हूँ, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो ये आ गया लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो था ना उसमें यहाँ पे प्लस आता है हमेशा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, लेकिन जो लेंस फॉर्मूला उसमें क्या आता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया, ये बिल्कुल आसान है। तो ये कौन सा वाला केस था, रियल इमेज वाला केस था। तो अब मैं ले रहा हूं कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए हमको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। कॉनकेव लेंस कौन सा वाला, बाई कॉनकेव। ये बाई कॉनकेव लेंस हो गया। सपोज करो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे हम फोकस मार्क कर देंगे इसमें, और ये बीच में क्या है ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को इसके सामने कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो चाहे, ठीक है, हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया उसको यहाँ पे कहीं पे रख दिया, कहीं भी रख सकते हो, चाहे आप उसको फोकस पे रख दो, फोकस किधर रख दो, फोकस की उधर रख दो, कहीं भी रख दो, हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। आप रीजन समझ में आ जाएगा अभी डायग्राम से। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे। अब इससे एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर दो। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो अगर कॉनकेव लेंस है तो ये लाइट रे इसको डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स करने के बाद में जो लाइट रे है वो कहाँ से आती हुई अपीयर होनी चाहिए, फोकस से, है ना। दोनों साइड में फोकस होता है, लेकिन अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होता तब तो ये आगे जाके फोकस से पास होती, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रे इसको डाइवर्स करेगा, और उसको बैक ट्रेस करने पे वो इस पीछे वाले फोकस से आती हुई अपीयर होगी। एक और लाइट रे इंसिडेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। अब आप खुद बताओ देख के कि ये दोनों लाइट रे आगे जाके कहीं पे मिलेंगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है, डाइवर्ज होती जा रही है। लेकिन बैकट्रेस करने पे ये इस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। इसका मतलब ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा। तो ये जो डायग्राम बना है इससे हमेशा आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, रियल इमेज कभी बन ही नहीं सकती। भी कोई भी लाइट रे कैसे भी इंसिडेंट हो, ये लेंस उसको डाइवर्स करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा, और कभी भी जो डाइवर्स होने वाली लाइट रेज हैं वो कभी भी आपस में मिल नहीं पाती है। तो इसका मतलब रियल इमेज वाला केस होता ही नहीं है इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज वाला ही केस होगा। दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड कर लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है,
साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक और इक्वेशन बनानी है। उसके लिए इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, फिर वापस देखेंगे तो ए कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है इसमें वो देख लो। हाँ ये वाला देखो, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये एंगल कॉमन है दोनों में, और एक एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया क्या? देखो सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, क्योंकि इनमें एक एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। एक एंगल 90 है तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश। क्या लिखेंगे, अरे बताओ, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर क्या आएगा, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि आपको पता है भाई जो सी ओ की वैल्यू है वो ए बी के बराबर ही है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो आप लिखोगे राइट हैंड साइड को इक्वल बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू क्या लिख दूं, एफ ओ अपॉन क्या लिखना है, एफ बी डैश लिखना है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब क्या करना है, इसमें आपको जो डिस्टेंस आपने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं कर रखी है उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे एफ बी डैश, ये वाली जो डिस्टेंस है एफ बी डैश, इसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं किया है तो कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, इस वाले डिस्टेंस को लिख सकते हो एफ ओ माइनस बी डैश ओ। क्या लिख सकते हो इसको, एफ बी डैश की जगह लिखना होगा एफ ओ माइनस बी डैश ओ। क्या लिखना होगा, एफ ओ माइनस बी डैश ओ, ये आएगा। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको यू बोलना, और यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। इमेज यहाँ पे बन रही है और ये भी पीछे की तरफ है ना, इधर इस वाली साइड में लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जो फोकस है उसकी जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब तीनों ही डिस्टेंस नेगेटिव आ गई यहाँ। तो आपको लिखना है बी ओ की जगह तो माइनस यू, बी डैश ओ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वी इक्वल टू एफ हो गई जगह माइनस एफ, एफ हो गई जगह माइनस एफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डैश हो यानी प्लस वी बन जाएगा। ये माइनस वी पुट किया था, प्लस वी बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस तो कैंसिल कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस का वी एफ आएगा, है ना, माइनस वी एफ। और फिर यू वी एफ से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ। तो बताओ ये क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन वी, ये बनेगा वन अपॉन एफ, ये क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन यू। थोड़ा रीअरेंज कर लो, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो वन अपॉन वी और माइनस में वन अपॉन यू। आया क्या समझ में? और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। एक लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके देखना है ना। तो उसके लिए हम एक लेंस कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लो लेंस है और हमें ये फाइंड करना है कि इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा। ये जो लेंस हम यूज कर रहे हैं, है ना, इसके लेफ्ट साइड में सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट रखा और राइट साइड में इमेज बन रही है, या इसी साइड में भी इमेज बन सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहाँ पे रखोगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है जो ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनेगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखते हो तो इमेज दूसरी साइड में बनती है, और वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनकी साइज में क्या रिलेशन है एक तरह से, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इमेज की साइज को डिवाइड कर दूं ऑब्जेक्ट की साइज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन m आ जाएगा। m से हम लीनियर मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। i का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, o का मतलब क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को मतलब कि u और v की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि रियल इमेज वाला केस है और ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर रखा हुआ है।
ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर दो, ये रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाएगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर दो, और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। तो ये यहाँ पे दोनों लाइट रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश, और उसको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाओगे तो ये पॉइंट आएगा बी डैश। तो यहाँ पे इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश। अब ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको देखो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि बराबर होते हैं। इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। और अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल सेम होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही सेम होगा, ठीक है। और ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें तीनों एंगल सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ में, बेस का बेस के साथ, और हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो सेम ही आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। क्या लिख रहा हूँ मैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल का मैंने परपेंडिकुलर लिया है, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर लिया है। अब मैं इस वाले ट्राइंगल का बेस लूंगा तो मुझे इस वाले ट्राइंगल का बेस लेना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, बी डैश ओ अपॉन, इधर क्या लिखेंगे, बी ओ, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से ए डैश बी, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए डैश बी डैश को हम बोल सकते हैं साइज ऑफ द इमेज, जिसको हमने आई लिखा था। लेकिन देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है, तो ए डैश बी डैश को माइनस आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी का मतलब है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम प्लस ओ लिखेंगे क्योंकि इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, तो प्लस ओ लिख दिया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डैश ओ का मतलब क्या है, बी डैश ओ का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको क्या बोला जाता है, वी। और बी ओ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जिसको यू बोला जाता है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होके इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो आपको किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन भी यही है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा तो इस डिस्टेंस को क्या लेना है, नेगेटिव। तो बी डैश ओ को तो प्लस वी लिखेंगे और बी ओ को क्या लिखेंगे, माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। आई अपॉन ओ किसके बराबर आएगा, आई अपॉन ओ किसके बराबर आ जाएगा, वी अपॉन यू के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, आई अपॉन ओ किसके बराबर आया, वी अपॉन यू के बराबर आ गया। अब आपको पता है कि जो आई अपॉन ओ है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला अपने पास आ गया यू और वी के टर्म्स में। क्या फॉर्मूला बन गया, वी अपॉन यू, है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हो, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ लिख सकते हो, या फिर वी अपॉन यू लिख सकते हो। समझ में आया ये, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, या फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वी अपॉन यू। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों को भी यूज कर सकते हो एक साथ। जैसे कई बार क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट उसका साइज इतना है, इमेज इतना डिस्टेंस पे बन रही है और ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस पे रखा है, बताओ इमेज की साइज क्या होगी। तो आई अपॉन ओ इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी अपॉन यू। भाई एम के बराबर तो है ही आई अपॉन ओ, साथ में ये वी अपॉन यू के भी बराबर है। तो इस रिलेशन को यूज करके आप इजिली साइज ऑफ द इमेज फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने पे अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है तो देखो इसमें ये केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, m इज ग्रेटर देन, m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज्यादा है। दूसरा केस ये हो सकता है m इज लेस देन 1। भाई आपने रेशियो कैलकुलेट किया साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेशियो आ गया 1 से ज्यादा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज की कंपैरिजन में, तभी तो आएगा ग्रेटर देन 1 ये। तो इसका मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब इमेज बड़ी बनेगी, और अगर m की वैल्यू
1 से छोटी आ रही है, मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है सिर्फ। जैसे m की वैल्यू आ गई -3, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करोगे इसमें आप, तो -3 आ गई। तो -3 में माइनस सिंबल मत देखो, उसको 3 देखो। 3 क्या है, 1 से बड़ा है, मॉडुलस इसीलिए लगाया मैंने ये। तो m की वैल्यू अगर m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो छोटी है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, तभी ये रेशियो 1 से कम आएगा। इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। बात समझ में आई क्या? दो इन्फॉर्मेशन तो यहां से पता चलेंगी। फिर m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इधर लिखता हूं देखो। थर्ड केस ये है कि m इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, और m इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। m नेगेटिव भी हो सकता है सॉल्व करने पे, m पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन के ऊपर, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कैसी इमेज बन रही है उसके अकॉर्डिंग। अगर m की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है यानी कि नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव कब आएगी आप सोचो एक बार। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो o तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, o तो कभी नेगेटिव है ही नहीं। तो i अगर नेगेटिव होगा तभी इमेज क्या बनेगी, सॉरी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। i की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तभी तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और i की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ना, तभी तो i नेगेटिव होगा। इसका मतलब m का, जैसे m को सॉल्व किया आपने, m की वैल्यू निकाली और वो आ गई नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि इमेज कैसी बन रही होगी, डेफिनेटली इन्वर्टेड बन रही होगी, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनेगी तभी हम i को नेगेटिव लेते हैं, o हमेशा पॉजिटिव होता है तो रेशो नेगेटिव आ जाएगा। तो m की वैल्यू लेस देन 0 आने का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। और अगर m पॉजिटिव है, m 0 से ज्यादा है मान लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर m की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे कि m की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब i भी पॉजिटिव होगा, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो i के ऊपर डिपेंड कर रही है सारी कहानी। तो i की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो m भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब, और i की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो पहले वाले केस में ये जो इन्वर्टेड इमेज बनी थी ये कैसी थी, रियल। लेकिन m अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी साथ में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो क्या क्या चीजें बताई है मैंने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी लेंस दे रखा है और उसके लिए आपको लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो आपको आई और ओ यानी साइज ऑफ द इमेज पता हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पता हो, तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमने एक और फॉर्मूला बनाया है वी और यू के टर्म्स में, उसके लिए हमने ये लेंस वाला डायग्राम बनाया, उसके अंदर हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड किए, फिर उनमें साइड्स का रेशो बराबर कर दिया। बराबर करने पे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया, आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। इसका मतलब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको आई अपॉन ओ के साथ साथ वी अपॉन यू भी लिखा जा सकता है। तो दो फॉर्मूले बन गए, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ या फिर वी अपॉन यू, है ना, ये दोनों फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, लेस देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, उनका मीनिंग क्या है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब है इमेज बड़ी बन रही है। m की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज इज, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। भाई m की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी, लेस देन 0 तभी आएगी जब इमेज इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ये चीज याद रखो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, चाहे वो मिरर से बने या फिर लेंस से बने, अगर वो इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब वो कैसी इमेज है, रियल इमेज। उसको स्क्रीन पे ले सकते हो आप, रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। ये इनमें डिफरेंस होता है। उसको देखा तो जा सकता है, जो वर्चुअल इमेज है उसको देखा तो जा सकता है, हमको दिखेगी इमेज, लेकिन वहां पे अगर आप एक स्क्रीन रखोगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा, स्क्रीन पे नहीं आती वो। जैसे मिरर में आप चेहरा देखते हो ना अपना, तो मिरर में आपको चेहरा दिखाई तो देता है, लेकिन मिरर के पीछे जितना डिस्टेंस पे आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है वहां पे एक स्क्रीन रख दो, स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब उस इमेज को देख तो सकते हो लेकिन स्क्रीन पे नहीं आती वो, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है रियल में, तो वहां पे रियल इमेज बनती है और उसको स्क्रीन पे फॉर्म किया जा सकता है। और अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज को बैक ट्रेस करने पे वो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, तो उस पॉइंट पे बनने वाली इमेज कैसी होगी,
वर्चुअल इमेज, और उसको स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते बस, ठीक है, देख सकते हो। आया समझ में पूरा? ठीक है।